हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में देखा था कि एडिशन के लिए हम किस रूल को यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए किस रूल को यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए किस रूल को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। आज हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और आज हम एडिशन का हमारा सबसे पहला रूल पढ़ेंगे एंड दैट इज़ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला रूल है ये हमारा। ठीक है ना। तो हम एडिशन के लिए अपना सबसे पहला रूल पढ़ेंगे। ओके, देखिए हम देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब दो वेक्टर एक पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हो, लग रहे हो, सच दैट इस तरह से दे फॉर्म एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि वो पैरेललोग्राम की पास पास वाली साइड्स बना रहे हैं, देन दियर रिजल्टेंट, तब उनका जो रिजल्टेंट है, विल बी द डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या होगा? डायगनल होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं इसको। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, लेट अस सपोज मेरे पास में ये कोई पॉइंट है। अब इसके ऊपर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक ही टाइम में, सच दैट इस तरह से कि दे फॉर्म एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना रहे हैं। तो मान लो इस पॉइंट पर एक वेक्टर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी। दोनों वेक्टर से, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब ये इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं। अब अगर आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना चाहें तो देखिए कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ए के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, बी के पैरेलल मैं एक लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ। ठीक है ना। अब ये बी के पैरेलल है तो ये बी की तरह एक्ट करेगी, ये ए के पैरेलल है तो ये ए की तरह एक्ट करेगी। तो ये मेरे पास में क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अब आगे क्या कह रहा है? देन दियर रिजल्टेंट, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? डायगोनल होगा। किसका? पैरेललोग्राम का। अब ये मेरे पास में रिजल्टेंट वेक्टर आ गया और ये मेरा इस पैरेललोग्राम का क्या है? डायगोनल के साथ है। ठीक है ना। फिर से देखिए, अगर एक पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं ए और बी इस तरह से कि वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग जाएगा। ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लेना, विल बी अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है। अभी यहाँ पर एक जरूरी बात देखो, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ से कह दिया वेक्टर ए जा रहा है, मैंने यहाँ से कह दिया वेक्टर बी जा रहा है। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना हो तो वो हमेशा उस दोनों की टेल के साथ देखा जाता है, थीटा। मान लो मैं कह दूं एक वेक्टर ए मेरा ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर बी मेरा ऐसे जा रहा है, एंगल बताओ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है हेड और ये है टेल, तो ये एंगल नहीं देखना है आपको, ये गलत है। एंगल हमेशा टेल्स के बीच में जाता है। तो यहाँ से एक और बात आपको मैं बता दूं जो ज़रूरी है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरी डायरेक्शन है, मान लो ये है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और ये है वेस्ट। अब देखो एक वेक्टर है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, मान लो 5 मीटर नॉर्थ चले गए आप। अब आप इसे इसके पैरेलल चाहे यहाँ दिखा दें 5 मीटर, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। यहाँ दिखा दें 5 मीटर, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। यहाँ दिखा दें 5 मीटर, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो एक वेक्टर को उसके पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है, और जब हम एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं कहीं पर भी, तो वेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जो वेक्टर ए है वही वेक्टर बी है, वही वेक्टर सी है और वही वेक्टर क्या है? डी। ध्यान रखना कि एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं, और जब हम उसे उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वेक्टर। वेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर बी है, यह वेक्टर ए, मैंने आपसे एंगल पूछा है तो मैंने आपको बताया कि एंगल तो सिर्फ टेल और टेल के बीच में होगा। तो चलो इस वेक्टर बी को आगे बढ़ा देते, पैरेलली आगे बढ़ा दिया, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ा दिया। तो अब इन दोनों के टेल के बीच में जो एंगल है वो क्या हो गया? मान लो थीटा। तो ये एंगल आपको बताना है।
ठीक है ना। तो ज़रूरी बात है, ध्यान रखना है कि एक वेक्टर को अगर हम उसके पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट विल बी देयर। ठीक है, अब चलिए ज़रा हम अपना रूल प्रूव करते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम का रूल का रिजल्ट क्या आएगा, हम जरा रिजल्ट देखते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, देखो। अब देखिए अगर मेरे पास में दो वेक्टर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी वेक्टर होगा। तो मैं कह दूंगा कि मेरा जो वेक्टर आर है वो क्या हो रहा है, इन दोनों के ऐड करने के बाद आ रहा है। तो ए प्लस बी कह दिया मैंने। तो वेक्टर आर मेरा बराबर है किसके, ए प्लस बी के। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने आपसे पूछ ली कि इस वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आर। कभी भी आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है तो इसका मतलब आपको एंगल निकालना होता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। लेट अस सपोज मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ। तो डायरेक्शन का मतलब है अब आपको इस अल्फा की वैल्यू चाहिए कि क्या है। ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो चलिए हम जरा निकालते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आप पूरा लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं मैग्नीट्यूड के साथ ही डील कर लेता हूँ। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में वेक्टर ए हो गया और ये दूसरा मेरे पास में क्या हो गया, मेरा वेक्टर बी हो गया। दोनों के बीच में मान लिया मैंने कोई एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों से पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं तो ये मेरी पैरेलल लाइन चली गई, ये मेरी दूसरी पैरेलल लाइन आ गई। ठीक है, इधर ऐसे। तो ये मेरी पहली पैरेलल लाइन है और ये है मेरी दूसरी पैरेलल लाइन। ओके, अगर मैं इनका रिजल्टेंट दिखाऊं तो क्या होगा मेरा, ये हो गया मेरा यहाँ से रिजल्टेंट आर। तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैंने इन सबके सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लिए हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम अलग निकाल लेंगे। अब मैं इस पैरेललोग्राम की नेमिंग कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसकी नेमिंग कर ली। लेट अस सपोज ये पॉइंट मैंने मान लिया कोई एम है, ये पॉइंट मान लो एन है, ये ओ है, ये है पी कोई पॉइंट। अब मुझे आर चाहिए। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या है, मैं इस पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। किसके ऊपर, इस लाइन एम एन के ऊपर। ये मान लो यहाँ इंटरसेक्ट कर गया, कोई पॉइंट आ गया क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल मेरे पास में 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये अगर बी है तो इसके पैरेलल लाइन ये भी बी होगी। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा आपका, थीटा ही बनेगा। अब मुझे आर चाहिए, आर का मतलब एम से लेकर के ओ तक की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और मैं कह देता हूँ इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, यानी कि ओ ये वाली, एम ये वाली और क्यू ये वाली, इस पूरी ट्रायंगल में देखो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम में क्या कह सकता हूँ, ओ एम का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ क्यू के स्क्वायर के परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, एम क्यू, तो एम क्यू के स्क्वायर के। ठीक है ना। तो जो आपके पास में डायगोनल है या जो आपका इस ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर के। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब देखो ना तो मेरे पास में इस ओ क्यू की वैल्यू और ना ही मेरे पास में एम क्यू की वैल्यू, पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एम क्यू मेरा बराबर है किसके, एम से लेकर के एन तक की वैल्यू के प्लस में एन से लेकर के क्यू तक की वैल्यू के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्लस में यहाँ से यहाँ तक मेरा एम क्यू बन जाएगा। तो एम से एन तक तो ए है, अगर मुझे एन से क्यू मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। तो मैं इसको इक्वेशन 2 बना लेता हूँ। अब देखो मुझे एक छोटी सी ट्रायंगल दिख रही है जो राइट एंगल है और वो ट्रायंगल है मेरे पास में इन ट्रायंगल ओ एन क्यू। इसका एक एंगल है थीटा और हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, बी। तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकालूँ तो क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर ओ क्यू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस ओ एन इज इक्वल्स टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा के बराबर, ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, ओ एन इंटू में साइन थीटा। ओ एन की वैल्यू तो बी है, पुट कर दूं
तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू में साइन थीटा। आ गई एक वैल्यू, ठीक है। लेट अस सपोज ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरी, 3 आ गई। आगे चलते देखो इसी ट्रायंगल में। अब मुझे एन क्यू भी चाहिए। एन क्यू तो यहाँ पर क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। मैं कह सकता हूँ बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस बराबर है किसके, कोस थीटा के। यहाँ से बेस एन क्यू बराबर आ जाएगा ओ एन कोस थीटा के। ओ एन किसके बराबर है, बी के। तो एन क्यू बराबर आ जाएगा बी इंटू में कोस थीटा के। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखो इक्वेशन 1 में मुझे ओ एम निकालने के लिए क्या चाहिए था, ओ क्यू की वैल्यू आ गई। क्या चाहिए था, एम क्यू की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, एम एन प्लस एन क्यू। अब एन क्यू मेरे पास में बी कोस थीटा एम एन ए है। चलो सबसे पहले मैं एन क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। देखिए एन क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, सॉरी एम क्यू की वैल्यू क्या बनेगी। एम क्यू हमारा किसके बराबर था, एम एन प्लस में, सॉरी एम क्यू हमारा बराबर था, देखिए एम एन प्लस में एन क्यू के, इसी के बराबर था। अब एम एन मेरे पास में हो गया ए, तो एम क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस में एन क्यू की वैल्यू ये निकालिए भी, बी कोस थीटा, तो लिख दिया मैंने बी कोस थीटा। आ गई एम क्यू की वैल्यू। और ओ क्यू की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। ओ क्यू की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। अब मैं लिख सकता हूँ ऑन यूजिंग एम क्यू एंड ओ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। देखिए तो पहली इक्वेशन क्या कह रही है, ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम का स्क्वायर बराबर है एम क्यू का स्क्वायर। एम क्यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसकी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा प्लस में ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ गलत कर दिया हमने यहाँ पर, सॉरी साइन थीटा नहीं है ये, ए प्लस बी कोस थीटा है, सॉरी। तो इसको कोस थीटा लिखेंगे इधर, सॉरी, ठीक है। यहाँ ठीक कर लेते हैं, ए प्लस बी कोस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2ab कोस थीटा। अब यहाँ से देखिए ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए यह है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यह है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया। तो ओ एम स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ओ एम तो मेरा रिजल्टेंट है, तो मुझे ओ एम स्क्वायर नहीं चाहिए, ओ एम चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ एम की जगह मैं रिजल्टेंट आर लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर द रूट। तो यह आपके पास में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कई बार लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें मैग्नीट्यूड निकालना था रिजल्टेंट का। ये हमारे पास में ए बी पैरेललोग्राम बन गई थी, ठीक है। नाम कर दिया एम एन ओ पी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। हमने देखा इस ट्रायंगल ओ एम क्यू में ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने छोटी ट्रायंगल ले ली थी ओ एन क्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकाल दी थी, ठीक है ना। अब लेट अस सपोज मैं आपको कह दूं कि बताओ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन का मतलब थीटा। तो एक के साथ ये कोई एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा। अब मुझे अल्फा निकालना है। फिर से इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, अब मुझे देखो परपेंडिकुलर भी पता है और मुझे देखो बेस भी पता है। तो चलो ज़रा निकाल लेते हैं डायरेक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना। देखो तो मैं कौन सी ट्रायंगल लूँगा, देखिए मैं ट्रायंगल लूँगा ओ एम क्यू। चलो ज़रा मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ओ एम क्यू ट्रायंगल में। अब देखो इस ट्रायंगल ओ एम क्यू में मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता है और मुझे बेस की वैल्यू भी पता है।
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? आप कहेंगे टेंजेंट थीटा के बराबर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर टेंजेंट अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा? बेस। बेस तो हो गया आपका एम क्यू, यही था, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? ओ क्यू। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ क्यू। अब यहां से देखिए टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा? ओ क्यू। ओ क्यू की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, किसके बराबर थी? बी साइन थीटा के। रख देता हूँ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम क्यू की वैल्यू निकाली है किसके? ए प्लस बी कोस थीटा के। रख देता हूँ ए प्लस बी कोस थीटा। इस तरह से ये आपके पास में क्या आ जाएगा? आपका डायरेक्शन। अब कोई सोचे कि ये डायरेक्शन कैसे आई सर, एक एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट अस सपोज ये सारा सोल्व करके आपके पास में 1 आ गया, तो आप क्या कहेंगे? टेंजेंट अल्फा बराबर है 1। अब टेंजेंट अल्फा 1 कब होता है? आप कहेंगे जब अल्फा कितना हो? 45 डिग्री हो। आगे डायरेक्शन ऐसे ही। तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो बेटा ये था आपके पास में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। कल हम देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में इसके स्पेशल केसेस, ठीक है, और यूजेस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।